इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। राजनीतिक रेडिकलवाद को ही एक तरह से आमूल परिवर्तनवाद कहा जा सकता है और इनके आर्थिक संकट क्या क्या हो सकते थे और क्या क्या है, चलिए देखते हैं आगे। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी, मतलब एक तरह से वहां पर भी जो लोग थे क्रांतिकारी लोग, वो वहां पर बोल्शेविक क्रांति करके एक बोल्शेविक पार्टी, जिसको बोलते थे कम्युनिटीज पार्टी, का गठन किया था। कब? जब जर्मनी में वाइमर गणराज्य का स्थापना हुआ था, तब बराबर में एक जैसे क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे। वह भी उस समय क्रांति बहुत ज्यादा करने लगे कि हमको भी आजादी मिल जाएगा, लगले लगले एक तीर दो काज, ऐसा स्थिति था। ये देखो यहाँ पर जो महल बना हुआ है, महल पे ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो ऐसा ही होता था। देखो नीचे कमांडर, सारे क्षेत्र में कमांडर दिख रहे हैं और नीचे पूरे लोग। अब पहले उधर का लोग टोपी बहुत पहनता था। चित्र 3, स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन, एक तरह से मुस्लिम लीग भी बोला जाता है हिंदुस्तान में। लीग मतलब एक तरह से पूरा लोगों का संगठन। तो वहां पर जो स्पार्टकिस्ट था समाज, तो उनका एक संगठन था नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य। ये रैली का दृश्य है, किस तरह लोग आए हैं। ओ, हर लोग टोपी पहने हैं क्योंकि उधर का टोपी ही प्रचलन में है। प्रशियन चैम्बर ऑफ, प्रशियन, इसको प्रशियन चैम्बर बोलते हैं। प्रशियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने, ये बर्लिन के सामने आयोजित रैली 1918 से 1919 के जारों में बर्लिन के सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना होने लगा था और ये घटना बन गया था कि हमेशा होगा। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाई गई, एक संगठन बनाया गया। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में, बर्लिन उसके राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। अब देखो बर्लिन जो था, बर्लिन जब वहां पे राजनीतिक माहौल जब उनका था बर्लिन के, तो वहां पे सोवियत किस्म का एक शासन व्यवस्था का नारा लगने लगा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कोई बोलता है ना, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब मेरा देश हमेशा आगे, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा वतन है सबसे आगे। तो ऐसे ही देखो सारे लोग नारा लगाने लगते हैं। जैसे में आज हिंदुस्तान में चले जाओ तो कहीं जाओ तो मोदी मोदी, नहीं तो मोदी मोदी ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, गांधीवादी और नहीं तो मोदी मोदी। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। अब देखो इसके लिए समाजवादी जितने थे, डेमोक्रेटिक, कैथोलिक, सारे गुट मिलकर वाइमर जो बिल्डिंग था, वाइमर राजा का महल को बोलते थे और वाइमर जगह का भी नाम था, एक शहर का नाम था, वाइमर में इकट्ठा हुए और वहां पे शासन व्यवस्था के विरोध, कौन शासन व्यवस्था जो ये चल रहा था अभी, और उस समय तानाशाही चलता था ना, तो तानाशाही को खत्म करके, एक तरह से तानाशाही तो नहीं बोलेंगे क्योंकि राजा का पावर उतना रह नहीं गया था, राजा की शक्ति को लोग उतना छोड़े ही नहीं थे कि आप कुछ कर सकते हो। तो फिर भी उसको खत्म करके एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब एक इलेक्शन करवा कर किसी को चुनना, किसी भी प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना, तो वैसे लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए वो बात कर रहे थे कि भैया अब ऐसे करना चाहिए हम लोगों को।
लोकतंत्र अब अपने देश में भी लाना चाहिए। लोगों के मत से हम चलेंगे। लोहा लोहा को काटता है, एसिड एसिड को काटता है। लोहा लोहा को काटता है, एसिड एसिड को काटता है। तो यही बात समझो, एक क्रांतिकारी ही दूसरे क्रांतिकारी को काट सकता है। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से, एक सैनिकों में फ्री कोर नामक संगठन था, उसके मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। वाइमर गणराज्य जो था, ये लोग लोकतंत्र बनाना चाहते थे, उनको कुचल डाला, मतलब उनको मारपीट कर भगा दिया, वहां से खत्म कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिटीज पार्टी की नींव डाली, और यही लोग जाकर जर्मनी में कम्युनिटीज पार्टी का नींव डाल दिया, मतलब वहां से शुरू कर दिए। इसके बाद कम्युनिटी, जिसको बोलते थे समयवादी, कम्युनिटीज मतलब समयवादी और समाजवादी, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। कौन कौन? समयवादी, जिसको बोलते थे कम्युनिस्ट, और एक थे समाजवादी। दोनों में अंतर है। समयवादी टाइम से ले लो, समाजवादी सोसाइटी का। तो समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। कितने भी कट्टर दुश्मन हो गए, लेकिन हिटलर के सामने इनकी पुंगा पुंगी सब बंद था। बाबू था, बापू काट डालता तुरंत, ही लोग फौंकता तो। अरे बहुत खतरनाक आदमी था। उसके आगे तो अच्छे अच्छे संगठन क्या, अच्छे अच्छे देश भी मुंह नहीं खोलते थे डर के मारे। बोलोगे तुरंत हमला कर देगा। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल संसाधनों के लिए आवाजें उठाने लगे। अब देखो, जो वहां पर राष्ट्रवादी थे, चाहे रेडिकल हो, चाहे जो भी, चाहे क्रांतिकारी, चाहे उग्र राष्ट्रवादी, ये सारे लोग रेडिकल संसाधनों के लिए बहुत जोर जोर से आवाज उठाने लगे कि हमको भी वैसा संसाधन चाहिए, गणतंत्र वाला गणराज्य चाहिए। ये देखो चित्र, देखो यहाँ पे वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में मतलब एक शहर है, बर्लिन में टोकरियां और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। इसमें कागज के नोट हैं, सब कागज के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 जर्मन मार्क्स की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। मतलब समझो कि एक कॉपी खरीदना है 5 रुपये का, ठीक है, कितने का? 5 रुपये का कॉपी खरीदना है, तो तुमको 1 बोरा पैसा ले जाना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए। कितना मजा आता होगा ना, 1 बोरा पैसा ले जाकर। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जब 1923 में आर्थिक संकट देश में आया था, जर्मनी में और यूरोप में, तो वहां से इनको और बल मिला लोगों से जुड़ाव करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जब जर्मनी, उस समय हिटलर ही था, शायद नहीं, उस समय हिटलर नहीं था पहला विश्व युद्ध में, तो पहला कर्ज लेकर, बहुत मोटा, बहुत बड़ा कर्ज लेकर उसने विश्व युद्ध को लड़ा। और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। 2023 में ही यह लड़ा नहीं, 23 में तो आर्थिक संकट था ना। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918, ठीक है, और 23 में बोल दिया कि हम कर्ज नहीं देंगे। 23 में कर्ज देने से इनकार कर दिया। उसके बाद देखो, इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके जितने भी थे, जितना भी प्रमुख इलाका था, इलाके रूप से कब्जा कर लिया और सारा औद्योगिक मुख्य इलाका जो था उसको अपने कब्जे में ले लिया था। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था।
जो जर्मनी के कोयला भंडार वाला इलाका था उसको ही कब्जे में ले लिया, और कोयला 26% कोयला भंडार वो फ्रांसीसी यूज करने लगे, फ्रांस। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी कार्रवाई की। अब जर्मनी करेगा ही, क्योंकि उसके देश पे दूसरा देश आकर तांडव कर रहा है, करना ही पड़ेगा। मुद्रा छापना शुरू कर दिया, जर्मनी मुद्रा छापने लगा, और छापते छापते इतना छाप दिया कि वहां के लोगों को आर्थिक संकट मिल गई, आर्थिक संकट से जूझना पड़ गया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। मतलब पैसे का कीमत जो होता है, रुपये का कीमत बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर था। मतलब समझ लो, एक डॉलर का कीमत 24,000 मार्क। जर्मन में मार्क बोलते हैं पैसा, रुपया को। तो एक डॉलर का मतलब 24,000, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गया। अगस्त में 46,21,000 मार्क हो गया एक डॉलर का कीमत, तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गया एक डॉलर का कीमत। बहुत ज्यादा नोट छाप दिया था ना जर्मनी, इसलिए उसको गरीबी रेखा से भी नीचे जाना पड़ा। बताओ, जिस देश में एक डॉलर का कीमत 9,88,60,000 मार्क हो, एक डॉलर का कीमत, तो उस देश की क्या हालत होगी। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, और कुछ समय के बाद एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे वहां का रुपया पैसा। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। अब कीमत गिर जाएगी तो जरूरी सामानों का तो कीमत बढ़ जाएगा ना उनका। रेखा चित्र में जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। एकदम पूरा नोट भर के ले जाओ, कुछ भी पावरोटी खरीदने के लिए। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया था, क्योंकि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा आ गई थी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जब कीमतें आसमान छूने लगती है तो अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है उस देश के लिए। ऐसा स्थिति उनका चल रहा है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब देखो, जिसने घाव दिया वही बाद में मरहम लगाता है, जख्म देकर ही मरहम लगाता है। तो अमेरिका बाद में बोल रहा है कि हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। इसके लिए अमेरिका ने डॉस योजना बनाई। कौन सा? डॉस योजना बनाई अमेरिका। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मतलब जो भी उनका शर्त था हर्जाना वाला, कर्ज नहीं दिया था तो कर्ज को लेने वाला, उसको ठीक करने के लिए जो फ्रांस जो शर्त रखा था उसको दोबारा से तय करने के लिए फैसला ले लिया। और अमेरिका बोल दिया तो होगा ही होगा, क्योंकि उस समय अमेरिका सबसे स्ट्रांग देश था ना, मजबूत देश था। आज कोई बात नहीं है, आज तो इंडिया बोलता है बेटा तुम्हारा बात हम नहीं मानबो, हम तुम्हारा बात नहीं मानने वाले हैं। रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग, ये लोग हैं रात को सोने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हैं कि बेड खाली होगा तो हम सोएंगे। 1.3 मंदी के साल। मंदी, जब यहाँ पर रोजगार ना हो, खाने पीने का कुछ ना हो, और महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो जिसका जवाब नहीं हो, उसी को बोलते हैं मंदी। यहाँ पर कुछ भी बहुत कम स्थिति में कुछ मिल पा रहा है। सन 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी ही थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः
अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। अमेरिका जो कर्ज देता था थोड़ा मोड़ा, कभी कभी अल्पकालिक थोड़ा सा, तो उसी पर आश्रित था अर्थव्यवस्था किसका? औद्योगिक गतिविधि जर्मनी का। जब जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। जब शेयर बाजार गिर जाता है किसी भी देश का, तो शेयर बाजार धराशायी हो गया, मतलब पूरा कम चला गया, खत्म हो गया एक तरह से, मतलब बाजार की कीमतें गिर जाती है, उसी को शेयर बाजार बोलते हैं। आज ट्रेडिंग किसको नहीं पता है? सब किसी को पता है, सब चाहते हैं कि हम भी करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ फायदा नहीं है, उल्टा डूब जाओगे आप, एक्स्ट्रा में डूब जाओगे। तो धराशायी हो गया, तो जर्मनी को जो मदद मिल रही थी अमेरिका से, वो रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। अब तुरंत लोग, शेयर गिर रहा था तो लोग अपना शेयर को बेचने लगा। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। एक दिन में ही इतना शेयर को बेच दिया गया। उस समय तो कागजी कार्रवाई होता था ना, मतलब कागज पर एक सब मोहर मार के दिया जाता था। आज तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तुरंत आपको मेल पर भेज देता है। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। महामंदी, वह भी आर्थिक। 1929 से 1932 तक, 1929 से लेकर 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालात खराब थी और सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचे जा रहे थे। और जितने भी सट्टेबाज थे बाजार से पैसा वो लोग खींचे जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आइए इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। जो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था जो थी, वहां पर जो मंदी आया, उसका मतलब असर एक तरह से पूरा दुनिया पर दिख रहा था, क्योंकि उससे ही पूरा दुनिया जुड़ा हुआ था। इसलिए जब अमेरिका में आर्थिक संकट आएगा तो पूरा जुड़ा रहेगा। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। कितना? 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, मजदूर वहां पर बेरोजगार होते जा रहे थे, या उनके वेतन काफी गिरते जा रहे थे, मतलब गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। 60 लाख बेरोजगार हो गए थे। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। अब फिर इतना हालत खराब हो गया कि लेबर बोलते थे मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे, मतलब गले में एक बोर्ड लगाकर लटकाए रहते थे कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, मुझे काम दो। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जा रहे थे, जितने भी बेरोजगार लड़के थे वो ताश खेलते पाए जाएंगे, नहीं तो नुक्करों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तर के बाहर लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। चारों तरफ, एक तरफ तो देखो बेरोजगारी, वहां पर नौकरी ना मिलने के कारण सबको तर बितर हो गया था। जैसे रोजगार ना मिलना, रोजगार नहीं मिलता था तो लोग आपराधिक गतिविधियों में जाने लगा, लूट मार, सब डकैती, जुआ टुआ सब खेलने लगा। ये सब तो होता ही था, आम भाषा में है। चित्र 6, लाइन पर सोते हो लोग।
ये लोग तार पे सो रहे हैं, देखो लाइन पे सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न तो वेतन की, अपने कमाई जो कमाते हैं ना, पैसे की उम्मीद रहती थी, और ना ही ठोर ठिकाने की जगह, मतलब कहीं भी रुकने सोने के जगह। जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। ऐसी हालत हो गई थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार, उसको यही नाम बोलते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। आर्थिक संकट से अगले भाग में पढ़ते हैं, भाग 4 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप बताइए, उसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।